हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उमित तल्डा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। स्वागत है आपका सीएमए के एमसीक्यू सीरीज़ में। और आज हम लास्ट पार्ट पे आ चुके हैं। और आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 17, चैप्टर 19, 20, 21, 22। ठीक है, ये सारे जो बचे हुए चैप्टर्स हैं बहुत ही लो वेटेड चैप्टर्स हैं सारे के सारे। तो हम ये पार्ट में सारे के सारे कवर करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो लाइक कर देना फटाफट। और आई होप आप पूरी सीरीज फॉलो कर रहे हो, सारे के सारे वीडियोस आपने देख लिए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आ जाइए, सबसे पहले आ जाइए चैप्टर नंबर 17 पे। चैप्टर नंबर 17, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग। ठीक है, वेटेज बहुत 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 कम है। ठीक है, अभी तक देखो 4 ही क्वेश्चंस आए हैं। और दिसंबर 19 में देखो 2 क्वेश्चंस आ गए हैं, दिसंबर 20 में एक आया है, और दिसंबर 21 में एक आया है। मतलब अगस्त 2021 में तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, तो बहुत ही लो वेटेड चैप्टर है। आ जाओ, तो सबसे इजी पहले हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 है विच इज़ नॉट अ फॉर्म ऑफ रिपोर्टिंग। ठीक है, आपने एक टेबल पढ़ा होगा मॉड्यूल से या आपके नोट से, तो उसमें आपने पढ़े होंगे 3 फॉर्म्स होते हैं, 3 टाइप ऑफ रिपोर्टिंग होती है। एक है बेस्ड ऑन फॉर्म, बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी एंड बेस्ड ऑन कंटेंट्स। ठीक है, ऐसे 3 कैटेगरीज होती हैं। तो पहचानो कि इसमें से कौन सा फॉर्म नहीं है। पहला है, अच्छा उसका फॉर्म फॉर्म बेसिस पे ही पूछा है, सॉरी। फॉर्म के बेसिस पे आप पढ़ते हो ग्राफिकल, डिस्क्रिप्टिव, सब्जेक्टिव। आए ख्याल में? बोलो। सॉरी, टैबुलर। डिस्क्रिप्टिव, टैबुलर, ग्राफिकल। डिस्क्रिप्टिव, टैबुलर, ग्राफिकल। ठीक है, तो सब्जेक्टिव टाइप का कोई ऐसा रिपोर्टिंग नहीं होता। सब्जेक्टिव टाइप का रिपोर्टिंग नहीं होता। 3 टाइप्स क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव, टैबुलर, ग्राफिकल। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट्स, प्रोडक्शन, कॉस्ट, याद आ रहा है कुछ, ये सब आता है। फिर फ्रीक्वेंसी पे आता है रूटीन या स्पेशल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ रिपोर्ट इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंटेंट्स। ठीक है, कंटेंट के बेसिस पे आइडेंटिफाई करना है। बोलो। डिस्क्रिप्टिव, टैबुलर, ग्राफिकल। ठीक है, ये काय का था? ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म। रूटीन, स्पेशल, ये था ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी। फिर है प्रोडक्शन, सेल, कॉस्ट, फिनांस। प्रोडक्शन, सेल्स, कॉस्ट, फिनांस, ये है ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट। ये है ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट। ठीक है, इसका प्रॉपर एक टेबल ही है, मैंने पॉकेट बुक में भी दे रखा है, तो आप मल्टीपल टाइम्स देखो, पढ़ सकते हो। पॉकेट बुक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ठीक है, और फिर है ग्राफिकल, रूटीन, फिनांस। तो ये तो कॉम्बिनेशन, कुछ तो अलग अलग रैंडम चीज़ें ज्वाइन कर ली हैं, ऐसा कोई है ही नहीं। अलग अलग चीज़ों का कॉम्बिनेशन कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो ए वाला जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म है, बी वाला जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी है, और सी वाला जो है वो है ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप टेकन टुवर्ड्स इंप्लीमेंटिंग एन इफेक्टिव मैनेजमेंट रिपोर्टिंग प्रोग्राम। बोलो कौन सा स्टेप नहीं है। 7-8 स्टेप्स हैं, आपने पढ़ा होगा, उसका भी एक डायग्राम है। बोलो। पहला है डिस्कवरी, यस ये है स्टेप। एक्सेस पॉइंट है। फिनांस, ऐसा कोई स्टेप नहीं। फिनांस इज नॉट अ स्टेप ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। ठीक है, फिनांस एक अलग ही चीज है। और एक है फीडबैक, तो वो फीडबैक भी पार्ट ऑफ प्रोसेस है। ठीक है, तो आपको सब मैं दिखा देता हूं, चलो एक सेकेंड। ठीक है, ये है, आप रिवाइज कर लो फटाफट, देखो मेरे साथ साथ। बोलो। ये पूरे स्टेप्स हैं। डिस्कवरी, एनालिसिस, रिपोर्ट क्रिएशन एंड डिलीवरी, इंप्लीमेंटेशन, एक्सेस पॉइंट, फीडबैक, इन हाउस आईटी कैपेबिलिटीज, ये सारे स्टेप्स हैं। और इसमें देखो कहीं भी फिनांस वाला कोई ऐसा स्टेप नहीं है। ठीक है, चलिए फिर एक जो मैंने टाइप्स का बताया था वो भी चलो रिवाइज कर ही लेते हैं। ये वाला। बोलो। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स क्या है? डिस्क्रिप्टिव, टैबुलर, ग्राफिकल। कंटेंट्स के बेसिस पे प्रोडक्शन, सेल्स, कॉस्ट, फिनांस। और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से रूटीन और इरेगुलर एंड स्पेशल। ठीक है, तो ऐसा पूरा आपका टाइप है। ठीक है, ये टेबल भी मैंने दिया हुआ है पॉकेट बुक में। आगे बढ़ते हैं। आ जाओ,
बढ़े आगे। फिर है फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज, फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट रिपोर्टिंग सिस्टम। ठीक है, इसके 4 एडवांटेज होते हैं, आपको पहचानना है कि कौन सा एडवांटेज नहीं है। पहला है इम्प्रूव्स डिसीजन मेकिंग, इम्प्रूव्स रिस्पॉन्सिवनेस टू द इशू, इम्प्रूव्स एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो तीनों के तीनों एडवांटेजेस हैं, तीनों के तीनों एडवांटेजेस हैं, तो इसलिए ऑप्शन क्या आएगा, नन ऑफ अबव। इसलिए ऑप्शन क्या आएगा, नन ऑफ अबव। ठीक है, देखो ये भी मैं बता देता हूं, ये है, ये आपके एडवांटेजेस है। बोलो, इंप्रूव डिसीजन मेकिंग, इंप्रूव मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस, इंप्रूव रिस्पॉन्सिवनेस टू इशू, इंप्रूव एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेज। 4 ऐसे बेनिफिट्स होते हैं, एडवांटेजेस होते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। चलो, तो ये हो गया चैप्टर 17। ठीक है, 4 ही क्वेश्चन आए थे, आगे बढ़ते हैं। अब आओ चैप्टर 19, 20, 21, 22। चलिए आ जाओ फटाफट। 19, 20, 22 सारे वैल्यूएशन से रिलेटेड चैप्टर्स हैं। ठीक है, वैल्यूएशन टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, आ जाओ। करें स्टार्ट, चलिए आ जाइए। सबसे इजी तीनों क्वेश्चन आ चुके हैं एक्चुअली, अब रिपीट होने के चांसेस कम है। कि एक आता है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस एंड मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। ये 4 इजी टॉपिक्स थे, आई थिंक चारों पे क्वेश्चन आ चुका है। आए ख्याल में? बोलो, वैल्यूएशन ऑफ शेयर के क्या मेथड्स हैं, नेट एसेट मेथड, अर्निंग मेथड या ईल्ड मेथड। ठीक है, फिर एक और आप पढ़ते हो फेयर वैल्यू मेथड। ऐसे 3 होते हैं, तो ऑल ऑफ अबाउट टाइप आता है। फिर एक आता है वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। ठीक है, बिजनेस वैल्यूएशन में क्या आता है, एसेट अप्रोच, अर्निंग अप्रोच, मार्केट अप्रोच। नॉर्मल, अर्निंग, मार्केट, एसेट। ठीक है, ये 3 आते हैं, तो वो एक ऑल ऑफ अबाउ या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो और एक आता है फिर आपका इंटेंजिबल, इंटेंजिबल में आई थिंक आता है कॉस्ट मेथड, इकोनॉमिक वैल्यू मेथड और एक शायद मार्केट वैल्यू मेथड। ठीक है, ऐसे 3 आते हैं। गुडविल तो आपको पता ही है, एवरेज, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन। ठीक है, तो ये इजी पे भी क्वेश्चन आ चुके हैं बहुत बार। चलिए स्टार्ट करते हैं। बोलो, सबसे पहला ही है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैल्यूएशन अप्रोच। किसका वैल्यूएशन दिया ही नहीं है, शेयर वर्ड लिखना चाहिए था पर दिया नहीं है, बट आपको समझना है कि कौन सा वैल्यूएशन अप्रोच नहीं है। पहला है एसेट अप्रोच, यस है। इनकम अप्रोच, यस, अर्निंग या इनकम अप्रोच होता है। और एक आता है मार्केट अप्रोच। ठीक है, 3 ये नॉर्मल अप्रोचेस होते हैं वैल्यूएशन के, एसेट बेस्ड, इनकम बेस्ड या मार्केट बेस्ड। ठीक है, एक्सपेंडिचर का बेसिस पे कोई भी अप्रोच है ही नहीं, एक्सपेंडिचर के बेसिस पे कोई भी अप्रोच है ही नहीं। कॉस्ट बेसिस पे है, वो इंटेंजिबल एसेट में है। ठीक है, कॉस्ट अलग होता है, एक्सपेंस अलग होता है। चलिए, तो ये आपको समझना है कि ये शेयर के लिए पूछा गया है। चलो, या जनरल है एक्चुअली, टॉपिक किसी एक चीज के लिए नहीं है, जनरल वैल्यूएशन अप्रोचेस के बारे में है। आगे बढ़ते हैं। फिर इजी वाले मैं पहले करवा देता हूं, चलो मेथड मेथड वाले एक साथ करवा देता हूं। 4 क्वेश्चन आ चुके हैं, आ जाओ। बोलो, क्वेश्चन 20 पे आ जाओ। क्वेश्चन 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ बिजनेस वैल्यूएशन। ठीक है, इट्स नॉट अ मेथड ऑफ बिजनेस वैल्यूएशन। बोलो, एसेट रहता है, अर्निंग रहता है, मार्केट रहता है, 3 ये मैंने बताए थे। इक्विटी अप्रोच ऐसा कुछ है नहीं, इक्विटी बेस्ड वैल्यूएशन ऐसा कुछ होता नहीं। ठीक है, एसेट बेस्ड होता है, अर्निंग बेस्ड होता है या मार्केट बेस्ड होता है। 3 ये रिकॉग्नाइज्ड मेथड्स हैं ऑफ बिजनेस वैल्यूएशन। ठीक है, फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बोलो, पहला है एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन। तीनों पहले ही दिए हुए हैं, तो
स्ट्रेट लाइन मेथड ऐसा कुछ होता नहीं है, ये एक्चुअली किसका मेथड है, डेप्रिसिएशन का, ठीक है। और आई थिंक एक कोई तो आ चुका है ये, ठीक है, चारों मतलब आ चुके हैं, तो इजी एकदम, अब आप एक्सपेक्ट मत करो, ठीक है, चारों आ चुके हैं। विच इज नॉट द अप्रोच फॉर वैल्यूइंग इंटेंजिबल एसेट, ठीक है, इंटेंजिबल में थोड़े अलग है, कॉस्ट, मार्केट, इकोनॉमिक वैल्यू, ठीक है, ये तीन मैंने आपको बता दिए थे, कॉस्ट, मार्केट वैल्यू, इकोनॉमिक वैल्यू। सुपर वैल्यू ऐसा कोई मेथड नहीं है, सुपर वैल्यू ऐसा कोई मेथड है ही नहीं, ठीक है। तो चार इजी क्वेश्चन पहले आ चुके हैं। फिर इसमें जो चैप्टर 22 है वो आपके एफएम का कॉस्ट वाला रिलेटेड है, आपको पता ही होगा कि वहाँ हम जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न लेते हैं वैल्यूएशन के लिए, वो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी या WACC ये सब होता है, ठीक है। तो इसीलिए एफएम वाले भी काफ़ी क्वेश्चन इसमें आ चुके हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आ जाओ लाइन से ऊपर फिर से। चलो फिर दो क्वेश्चन एएस बेस्ड भी आ चुके हैं इसमें, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंड एएस डील्स विद फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन, ठीक है। एक आता है सिर्फ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, सिर्फ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, वो आई थिंक आता है 109, ठीक है। इससे रिलेटेड मैं लिखवा के दे रहा हूं, आप लिख लेना, ठीक है। सिर्फ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नाम आया तो आता है इंड एएस 109। फिर एक आता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिस्क्लोजर्स, वो आता है 107, यस 107। फिर आता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो अभी पूछा है प्रेजेंटेशन, तो वो आता है इंड एएस 32, इंड एएस 32 आए ख्याल में। तो ये दो भी आते हैं, ये दो भी हैं, हो सकता है उस पर आ जाए। तो सिर्फ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आया तो 109, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स डिस्क्लोजर्स आया तो 107, ठीक है, नोट कर लो। और प्रेजेंटेशन का क्या है, इंड एएस 32। फिर 33 आता है अर्निंग पर शेयर, इंड एएस 33 आता है अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर। तो ये दो एएस बेस्ड क्वेश्चन वैल्यूएशन से रिलेटेड आ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी टाइप का क्वेश्चन है, ये एक्चुअली अकाउंट से रिलेटेड ही नहीं है, ये एक्चुअली एफएम का क्वेश्चन है जो आपका कैपिटल बजटिंग में आता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये उसका क्वेश्चन है। अब अकाउंट्स में कोई चैप्टर ही नहीं है जिसमें ये सब हो, ठीक है, तो इसीलिए मैंने वैल्यूएशन में डाला हुआ है, बट ये मेरे हिसाब से अकाउंट्स में है ही नहीं, मेरे हिसाब से अकाउंट्स में ये है ही नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये कैपिटल बजटिंग यानी टाइम वैल्यू ऑफ मनी का है, जो एफएम में आता है आपको चैप्टर 2 में, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। क्या है, अ डिपॉजिट टू बी मेड ऑन 1 जनवरी 2020, ठीक है, आपको प्रेजेंट डेट दिया है, प्रेजेंट वैल्यू आपको एक्चुअली निकालनी है, और प्रेजेंट वैल्यू क्या डेट पे निकालना है, 1 जनवरी 2020, इनटू द बैंक that will earn an interest of 7% compounded annually, normal annual compounding होगी। It is desired to withdraw 60,000 on 31st December 2023, ये फ्यूचर वैल्यू दी है कि दिसंबर 31st 2023 पे आपको 60,000 विड्रॉ करने हैं, एंड ऑन 31st दिसंबर 2025 आपको 1 लाख रुपी विड्रॉ करना है। दो अलग अलग डेट्स पे आपको कुछ अमाउंट विड्रॉ करना है, तो ये अमाउंट विड्रॉ करने के लिए आज आपको कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ताकि 7% एनुअल रेट के हिसाब से आप ये दो अमाउंट्स अलग अलग डेट पे विड्रॉ कर पाओ। मतलब बेसिकली ये क्या है, प्रेजेंट वैल्यू आपको निकालना है। फ्यूचर कैश फ्लो आपको दिए, सिंगल कैश फ्लो है, मतलब दो अलग अलग सिंगल कैश फ्लोज हैं, बस दोनों का आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। और कमाल की बात क्या है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी इंस्टीट्यूट ने दे रखे हैं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी दे रखे हैं, मतलब दोनों की प्रेजेंट वैल्यू निकालो और ऐड कर दो, बस इतना ही है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। बोलो, तो ड्यूरेशन काउंट करो 2020 से 2023, अब ये अकाउंटिंग ईयर है, ध्यान देना, 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2023, तो पहले पूरा 2020 आएगा, पूरा फुल ईयर 2020, 2021, 2022, 2023, 4 साल। तो 4 साल का देखो फैक्टर आपको दिया है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर फॉर 4 ईयर्स एट 7%, वो फैक्टर दिया हुआ है। फिर 2025 तक कितना होगा सर, 2 साल और, ठीक है,
तो 6 years उसका भी फैक्टर आपको दिया हुआ है। दोनों फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स आपको दिए हुए हैं, बस आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। ठीक है, बोलो। तो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू, दो अलग अलग कैश फ्लोज हैं। ठीक है, 60,000 4 साल वाला है तो उसका फैक्टर कितना है 0.7629, प्लस 1 लाख का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना है 0.6663। बस दोनों का प्रेजेंट वैल्यू निकालो, M+M+, MRC 60,000 इंटू 0.7629 M+1 लाख इंटू 0.6663 M+MRC 112404। ठीक है, तो ये मजाक किया इंस्टीट्यूट ने आपके साथ। अगर आप एफएम पढ़ चुके हो तो ये आपके लिए मजाक है। ठीक है, फ्री के मार्क्स हैं कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स भी आपको दिए हुए हैं। ठीक है, आया समझ में? M+M+MRC। ठीक है, आई होप इतना तो आपको आता ही होगा, M+M+MRC। चलिए बढ़े आगे। तो ये ऑफ बीट एक क्वेश्चन आ चुका है, आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ आपके डिविडेंड वाले क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब वैल्यूएशन के, वहां आप डिविडेंड या कॉस्ट निकालते थे अलग अलग चैप्टर्स में, यहाँ आपको वैल्यू निकालनी है। और आप डिविडेंड में भी प्राइस ही निकालते थे, याद आ रहा है? तो वही जो डिविडेंड चैप्टर में आप प्राइस कैलकुलेट करते थे, सेम क्वेश्चंस अकाउंट्स में वैल्यूएशन में भी पूछे जा रहे हैं। तो ये आपके लिए एक्चुअली एफएम के डिविडेंड चैप्टर की रिवीजन है, ऐसा मान के चलो। ठीक है, बोलो फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब इसका आंसर मेरे नोट्स में गलत है, ठीक है, पहले ही बता दे रहा हूं, तो आपको करेक्शन करना है याद से। मैं भी मेरे नोट्स में कर दूंगा, ठीक है, और एक फाइनल फाइल रिलीज करूंगा आफ्टर दिस सीरीज। ठीक है, तो करेक्शन इसमें इन्वॉल्व है, अच्छे से याद से करेक्शन कर लेना। ध्यान दो, इसमें कंफ्यूजन क्या है, वही है जो एफएम में भी आपको कंफ्यूजन रहता ही है। एक ही टॉपिक है इसमें कंफ्यूजन का, तो वही उस पर ही कंफ्यूजन है। और मुझे याद है इंस्टीट्यूट की जो पिछली फाइल थी उसमें अलग दिया था, अभी जो इंस्टीट्यूट की फाइल है शायद उसमें इंस्टीट्यूट ने भी आंसर अपडेट किया। आई डोंट नो कि मैंने ये मैच किया था, आई नो, बट ठीक है, अभी जो दिख रहा है अपन उसके हिसाब से चलते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय बी लिमिटेड लास्ट ईपीएस। ठीक है, पूरा प्रॉब्लम यहां है, लास्ट ईपीएस, लास्ट ईपीएस। ठीक है, यानी E0, इसको आप E0 कह सकते हो। तो E0 से अगर आप पे आउट रेशो को मल्टीप्लाई करके डिविडेंड निकालोगे तो कौन सा डिविडेंड निकलेगा? D0 निकलेगा, D0 निकलेगा। मतलब उसको आपको ग्रोथ फैक्टर अप्लाई करना पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको पता ही होगा, एफएम अगर आप पढ़ रहे हो तो ये जी फैक्टर में ही घुमाते हैं, D0 है या D1 है, इसी में आपको कंफ्यूज किया जाता है। तो इसमें भी यही कंफ्यूजन था। ठीक है, तो लास्ट ईपीएस से जब आप डिविडेंड निकालोगे तो D0 ही आएगा, फिर उसको आपको ग्रोथ फैक्टर अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? D1 अपॉन के माइनस जी। ठीक है, टिपिकल गॉर्डन फॉर्मूला है। बोलो, तो D1 पहले निकालो। D1 कैसे आएगा? D0 1 प्लस जी। अब जी आपको शायद दिया हुआ नहीं है, जी आप, अच्छा जी दिया हुआ है, कांस्टेंट रेट ऑफ 10%। ठीक है, अर्निंग पर शेयर है 75 रुपीज, पे आउट रेशो है 40%, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 18%। के ई आपको दिया हुआ है और आपको ग्रोथ फैक्टर भी दिया हुआ है, सारे फैक्टर्स दिए हैं। बोलो, तो D0 निकालो पहले। D0 क्या आएगा? अर्निंग पर शेयर इंटू पे आउट रेशो, अर्निंग पर शेयर इंटू पे आउट रेशो, और 1 प्लस जी, जी है 0.1 यानी 10%। बोलो कितना आएगा? बोलो 75 इंटू 40%, वो आता है 30, 30 इंटू 1.1, तो ये आएगा 33। बोलो 33 डिवाइडेड बाय के ई है 18% माइनस जी है 10%, 18 माइनस 10 8, 33 डिवाइड बाय 8 इंटू 100 यानी परसेंट, तो ये आएगा 412.5। ठीक है, तो अगर आप ग्रोथ फैक्टर अप्लाई न करते तो 375 आता है। ठीक है, पर ग्रोथ फैक्टर अप्लाई करना है क्योंकि यहां दिया हुआ है लास्ट ईपीएस। लास्ट ईपीएस मतलब आता है E0, और E0 से आप डिविडेंड निकालोगे तो वो आएगा D0। तो D0 को एक ग्रोथ फैक्टर अप्लाई करके D1 निकालना जरूरी है। ठीक है, क्लियर है? करेक्शन कर लो, ये वर्किंग लिख लो, करेक्शन कर लो, वर्किंग लिख लो, करेक्शन कर लो, वर्किंग लिख लो। ठीक है, पॉज करो, अच्छे से लिखो, कोई दिक्कत नहीं। आंसर क्या आएगा? ए। करेक्शन कर लो पीछे, ठीक है, पीछे का आंसर भी करेक्ट कर लो।
चलिए बढ़े आगे। आ जाओ, प्रॉपर वैल्यूएशन का क्वेश्चन है, आ जाओ। बोलो, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय ए लिमिटेड। पूरा लाइबिलिटी साइड दिया हुआ है आपको, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, और अलग से आपको दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अर्न एवरी ईयर। ठीक है, एवरी ईयर आपका पैट कितना रहता है ऑन एन एवरेज 169। नॉर्मल रेट, normal return earned on the market value of fully paid up equity shares of same type of company is 15%। ठीक है, सिमिलर कंपनीज 15% कमाती हैं, यानी कैपिटलाइजेशन रेट है। अज्यूम दैट 2% ऑफ द टोटल एसेट्स आर वर्थलेस। ठीक है, आपको फिक्टिशियस एसेट दिया हुआ है कि टोटल एसेट का 2% लॉस है, फिक्टिशियस है, मतलब वैल्यूएशन में आपको माइनस करना होगा। और आपको पूछा है इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर कितनी है, मतलब नेट एसेट मेथड से आपको ये निकालना है। अब एसेट का क्वेश्चन है पर एसेट दिए ही नहीं है, यही बस इसका ट्रिकीनेस है कि एसेट बेस्ड वैल्यूएशन है पर एसेट तो दिए ही नहीं है, तो स्टार्ट कहां से करें, बस यही ट्रिकीनेस है। तो आपको पता होगा, बचपन में आपने पढ़ा होगा, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी। टोटल एसेट इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी सारे के सारे दिए हुए हैं। तो अगर आप टोटल लाइबिलिटी निकाल लो, यू कैन अज्यूम देम टू बी इक्वल टू टोटल एसेट्स, और वहां से आप क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो पहले मैं क्या निकालूंगा, टोटल एसेट्स विच आर इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी। बोलो क्या क्या आएगा, इक्विटी 600, प्रेफरेंस 200, रिजर्व्स एंड सरप्लस 270, एक्सटर्नल लाइबिलिटी 480। ठीक है, प्रॉफिट मत लेना, वो एक एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, वो एक बैलेंस शीट का प्रॉफिट नहीं है, वो एवरी ईयर आप कितना कमाते हो बस वो एक फिगर दिया है। ठीक है, ये भी मतलब एक्सीडेंट स्पॉट है, ये आपको नहीं लेना है क्योंकि ये एवरी ईयर लिखा है। ठीक है, 600 प्लस 200 प्लस 270 प्लस 480, तो आपके टोटल एसेट्स यानी कितने होंगे 1550। ठीक है, आपके टोटल एसेट्स कितने होंगे 1550। अब मान लो कि ये आपको दिया हुआ है, अब यहां से आप सॉल्व करो। ठीक है, 1550 तक आपके आ गया, आपको टोटल एसेट्स दिए हुए हैं। अब आपने कैसे निकाले ये भूल जाओ, यहां से अब एक नॉर्मल क्वेश्चन की तरह इसको सॉल्व करो। बोलो टोटल एसेट्स हो गए, अब बोलो फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है कि हम निकालेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू या नेट एसेट वैल्यू। कैसे निकालते हैं, नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, नेट एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, मतलब वो कैपिटलाइजेशन रेट का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बोलो तो आपको निकालने हैं नेट एसेट्स फॉर इक्विटी। बोलो कैसे आएंगे, टोटल एसेट्स माइनस पहले तो लॉस क्योंकि दिया हुआ है, माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी। ठीक है, आउटसाइड लाइबिलिटी में क्या क्या आएगा, एक्सटर्नल लाइबिलिटी, और अब क्योंकि आप इक्विटी के लिए निकाल रहे हो तो आपको प्रेफरेंस भी माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, प्रेफरेंस भी आउटसाइड मान के हम यहाँ पे माइनस करेंगे। ठीक है, बोलो तो टोटल एसेट्स हैं 1550, इसी का 2% लॉस है तो इसी का ब्रैकेट में माइनस कर लो। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज कितनी है 480, और प्रेफरेंस शेयर्स हैं 200। बोलो 1550 माइनस 2% वो आता है 1519 माइनस 480 माइनस 200, तो आपके नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी हैं 839 लैक्स। बोलो अब निकाल लो इंट्रिंसिक वैल्यू, नेट एसेट्स फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। बोलो कितने हैं 60 लैक्स, तो अपन लैक्स में लिखेंगे, 839 लैक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप लैक्स में लिखो। बोलो 839 डिवाइड बाय 60 तो आएगा 13.98, 13.98, 13.98 आ रहा है ख्याल में, आ रहा है ख्याल में। तो बस टोटल एसेट जहाँ से आपने निकाला वो बस आपको ध्यान रखना है। और यहाँ आप कुछ साइंस वाले बच्चे या जिनका अकाउंट्स में थोड़ा डामाडोल है, उनको हल्का सा कन्फ्यूजन होता ही है कि सर पहले आप चारों ऐड कर रहे हो फिर दो माइनस कर रहे हो, ये सब क्या चल रहा है। तो बस आपको वही पता होना चाहिए, क्योंकि टोटल एसेट नहीं दिए हैं, हम टोटल एसेट इनडायरेक्टली निकाल रहे हैं, हम ऐड क्यों कर रहे हैं बस वो याद रखना है। हमको टोटल लाइबिलिटी निकालनी है ताकि हम उसको अज्यूम कर पाए कि वो टोटल एसेट के बराबर है, और फिर वो जो नंबर निकलेगा फिर वो भूल जाओ कि वो लाइबिलिटी से निकला है, वो एसेट है आप ऐसा मानो,
1550 एसेट्स हैं। अब जो नॉर्मल फॉर्मूला है कि आप एसेट्स में से एक्सटर्नल लाइबिलिटीज माइनस कर देते हो और प्रेफरेंस शेयर्स भी माइनस कर देते हो, फिर उसको नॉर्मल क्वेश्चन की तरह आपको सॉल्व करना है। ठीक है, लिखो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। अब ये कुछ अंदर के पॉइंट्स हैं, अंडरस्टैंडिंग वाले पॉइंट्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ वैल्यूएशन इज और आर सुटेबल फॉर एसरटेनिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स विच आर कोटेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। बोलो कौन सी मेथड सूटेबल है। पहला है रेट ऑफ डिविडेंड मेथड, रेट ऑफ अर्निंग मेथड, प्राइस अर्निंग रेशियो मेथड और ऑल ऑफ अबव। बोलो कुछ बच्चों को ऑल ऑफ अबव भी लग सकता है, बट डिविडेंड मेथड में मार्केट प्राइस का कोई लेना देना नहीं है, अर्निंग मेथड में भी प्राइस का कोई लेना देना ही नहीं है। आ रहा है ख्याल में? प्राइस सिर्फ कहां यूज होती है? प्राइस अर्निंग मेथड में। ठीक है, पी रेशियो वाली जो मेथड है उसमें मार्केट प्राइस का काम आता है। ठीक है, तो आंसर आपका सी आएगा, आंसर आपका सी आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है गुडविल का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें भी एक पॉइंट है जो मैं आपको बताऊंगा जहां आप गलती कर सकते हो। एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म आर 15,60,000, 4,80,000 एंड 90 लाख रुपीज रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तीनों दिया हुआ है, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटल एम्प्लॉयड। फिर दिया है एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 12%, द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ। नॉर्मली आपको क्या आता है? सिर्फ कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसमें आप क्या कैपिटलाइज करते हो? एवरेज प्रॉफिट। नॉर्मल कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या कैपिटलाइज होता है? एवरेज प्रॉफिट। पर यहां पे अलग क्वेश्चन है, यहां क्या बोला है? कैपिटलाइजेशन ऑफ। दो अलग अलग चीजें कैपिटलाइज करनी है, एक है एवरेज प्रॉफिट जो नॉर्मली आप करते ही हो, एक और स्पेशल चीज है ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को भी कैपिटलाइज करके आप गुडविल निकाल सकते हो, बस उसका फॉर्मूला आपको अलग से समझना है। ठीक है, तो पहले तो आप नॉर्मल निकाल लो। ठीक है, बोलो नॉर्मल कैपिटलाइजेशन मेथड का क्या फॉर्मूला है? गुडविल इज इक्वल टू, बोलो, नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट्स अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। बोलो एवरेज प्रॉफिट्स आपके कितने हैं? 15,60,000 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है आपका 90 lakhs। बोलो नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आएगा? 15,60,000 डिवाइड बाय 12%, दैट विल कम टू 1,30 lakhs माइनस 90 lakhs, तो आएगा 40 lakhs। इतने में ही वैसे आपका आंसर आ जाना चाहिए। एवरेज प्रॉफिट का पहला आंसर है 40, 40 एक में ही है, तो आंसर डी आपका वहीं आ जाना चाहिए। एक्चुअल एग्जाम में आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको हिंट से ही आंसर आ जाए तो ज़बरदस्ती टाइम ज़्यादा मत लगाना। ठीक है, मैं क्योंकि आपको पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसलिए मैं दोनों बताऊंगा, बट एग्जाम में ज़बरदस्ती टाइम वेस्ट मत करना। बोलो, तो ये एवरेज प्रॉफिट मेथड हो गई। ठीक है, अब यहाँ आपको सिर्फ ध्यान देना है कि सुपर प्रॉफिट में आप नॉर्मल प्रॉफिट्स एक्चुअली माइनस कर चुके होते हो। न्यूमरेटर में एक्चुअल प्रॉफिट की जगह सुपर प्रॉफिट मेथड आता है, मतलब आप प्रॉफिट्स में से ही नॉर्मल प्रॉफिट्स माइनस कर चुके हो। समझ में आ रहा है? तो डायरेक्टली जब आप सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करोगे, डिवाइड करोगे एनआरआर से, तो डायरेक्टली गुडविल ही आ जाती है, उसमें आपको एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है, कुछ भी माइनस नहीं करना है, क्योंकि प्रॉफिट्स में ही एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट्स आप माइनस कर चुके हो। बस ये यहां पे ध्यान देना। ठीक है, बोलो, तो सुपर प्रॉफिट्स कैपिटलाइजेशन मेथड का क्या फॉर्मूला आएगा? सुपर प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय एनआरआर, बस सिंपल। और सुपर प्रॉफिट्स कैसे आते हैं? एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। बोलो सुपर प्रॉफिट निकालो। एवरेज प्रॉफिट्स हैं 15 लाख, अच्छा इसमें दिया ही हुआ है, डायरेक्टली दिया हुआ है, सुपर प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, कितना है? 4,80,000 डिवाइडेड बाय 12%, तो ये भी आएगा 40 lakhs। ठीक है, 40 40 दोनों से सेम आंसर आ रहा है, इसीलिए आपका ऑप्शन क्या आएगा? डी, दोनों से 40 लाख ही आएगा। क्लियर है? फॉर्मूला नोट कर रहे हो? फॉर्मूला नोट कर रहे हो?
कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, बढ़े आगे, चलो बोलो। एज पर सेक्शन 247 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 रजिस्टर्ड वैल्यू शेल बी अपॉइंटेड बाय। ठीक है, आपने लॉ पढ़ा होगा इसका कि ये अगर आपकी कंपनी में ऑडिट कमिटी है, ऑडिट कमिटी का अलग ही सेक्शन है आई थिंक 177, तो अगर आपकी कंपनी पे अप्लाई हो जाता है और आपने ऑडिट कमेटी बनाई हुई है तो ये पावर ऑडिट कमेटी को दिया गया है। और अगर आपकी कंपनी में ऑडिट कमेटी है ही नहीं, क्योंकि आप लॉ रिक्वायर्ड है ही नहीं, आप उस दायरे में आते ही नहीं हो, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो क्या है, रजिस्टर्ड वैल्यूअर शैल बी अपॉइंटेड बाय। तो अब आपको ढूंढना है कि अगर ऑडिट कमेटी ऑप्शन में दिया है तो ऑडिट कमेटी ही अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, तब बोर्ड के पास कोई पावर नहीं रहता। तो ऑप्शन में ऑडिट कमेटी ऑप्शन है, तो सीधे सीधे ऑडिट कमेटी आएगी। अब क्वेश्चन में आपको दिया जा सकता है कि कंपनी हैज अपॉइंटेड ऑडिट कमेटी या जो भी है, क्वेश्चन में भी दिया जा सकता है। जैसे इस केस में दिया जा सकता है क्वेश्चन में कि देयर इज नो ऑडिट कमेटी, देयर इज नो ऑडिट कमेटी कंस्टिट्यूटेड बाय द कंपनी, तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आएगा आंसर। इवन इफ आपके ऑप्शन में ऑडिट कमेटी दिया रहेगा, तो क्वेश्चन में कितना इंफॉर्मेशन दिया है उस पर डिपेंड करता है आपको क्या अप्रोप्रिएट आंसर टिक करना है। ठीक है, इस पे एक और क्वेश्चन आ चुका है, वो भी देख लेते हैं पहले। ये वाला क्वेश्चन 11 पे आ जाओ। इसमें भी शायद मेरा आंसर अलग होगा बुक में जो मैंने आपको दिया है, करेक्ट कर लेना अगर गलत होगा तो। अंडर सेक्शन 247 ऑफ कंपनीज एक्ट रजिस्टर्ड वैल्यू शेल बी अपॉइंटेड बाय द कंपनीज। अब नॉर्मली क्या आना चाहिए, ऑडिट कमेटी। ठीक है, दिया ही नहीं है, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दिया है। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में प्रॉब्लम क्या हो गई है, ओनली वर्ड डाल दिया है। ये ओनली वर्ड डालने की वजह से ऑप्शन क्या आएगा, नन। नन मतलब ऑडिट कमेटी। अब कहीं क्वेश्चन में दिया ही नहीं है कि भाई कंपनी ने ऑडिट कमेटी कंस्टिट्यूट ही नहीं की है। अगर वैसा दिया होता तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आंसर आता। समझ रहे हो, मतलब क्योंकि क्वेश्चन साइलेंट है तो आप नॉर्मल आंसर सोचोगे ऑडिट कमेटी, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ओनली वर्ड लिखा है, ओनली नहीं आना चाहिए, ऐसा लिख देना चाहिए था, इन एब्सेंस ऑफ ऑडिट कमेटी या देयर इज नो ऑडिट कमेटी, ऐसा कुछ लिखना था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ओनली लॉ कहता ही नहीं है, समझ रहे हो, कि सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही अपॉइंट कर सकते हैं, ऐसा लॉ नहीं कहता है। अगर ऑडिट कमेटी नहीं है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ये पावर आता है। ठीक है, इसीलिए सिर्फ ये ओनली वर्ड के चक्कर में आंसर आएगा नन ऑफ अबव। मतलब आप क्या मान रहे हो कि ऑडिट कमेटी आएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है, इंस्टीट्यूट ने डी ऑप्शन दिया हुआ है। क्लियर है, तो नन ऑफ अबव आएगा, मतलब हम क्या मान रहे हैं कि ऑडिट कमेटी आएगा। चलिए, तो इस पे 2 क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन है आपका AS 26 पे, इंटेंजिबल एसेट्स। बहुत ही टेक्निकल है, पल्ले पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, स्टिल मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, स्टिल मैं कोशिश करूंगा, AS के अंदर का क्वेश्चन है। ठीक है, आ जाओ। मून लिमिटेड is developing a new production process during the financial year ended 31st March 2018। ध्यान दो, डेट्स काफी इंपॉर्टेंट है। 31st March 18 तक द टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन द प्रोसेस वाज 60 लाख। 2018 तक 60 लाख का एक्सपेंडिचर आपका हो चुका है। द प्रोडक्शन प्रोसेस मेट द क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन। अब ये AS बेस्ड है कि 2 फेज होते हैं, एक होता है रिसर्च फेज, एक होता है डेवलपमेंट फेज। AS 26 कहता है कि रिसर्च फेज का खर्चा आप एसेट नहीं मान सकते, रिसर्च फेज का खर्चा आप एसेट नहीं मान सकते। तो कौन से फेज का खर्चा एसेट मान सकते हैं, डेवलपमेंट फेज का। और डेवलपमेंट फेज कब स्टार्ट होता है, जब ये रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट होता है। तो आपका जो कट ऑफ पॉइंट है वो ये है कि क्राइटेरिया कब मीट हुआ। क्राइटेरिया जैसे ही मीट हुआ तो वहां रिसर्च फेज खत्म हो जाता है। जब तक क्राइटेरिया मीट नहीं होता है तब तक रिसर्च फेज चलता है। जैसे ही आपका क्राइटेरिया मीट हो गया वहां से डेवलपमेंट फेज चालू होता है। तो आपको जो एक्सपेंडिचर है उसको स्प्लिट करना पड़ता है, क्योंकि रिसर्च फेज का ट्रीटमेंट अलग है, डेवलपमेंट फेज का ट्रीटमेंट अलग है। तो टोटल खर्चा जो था वो 60 लाख था पूरा। और रिकॉग्निशन मीट करने तक, रिकॉग्निशन मीट करने तक कौन सा फेज होता है, रिसर्च फेज। तो वो 60 में से रिसर्च फेज का कितना खर्चा था वो आपको अलग से दिया है। तो ग्रामर भी है
और ASV है, दोनों आपको लगाना है, ठीक है, ध्यान दो। तो अप टू 31 मार्च 18 आपको पूरा 60 लाख दिया है। फिर बीच में क्राइटेरिया मीट हो जाता है। क्राइटेरिया मीट कब होता है? 1 दिसंबर 17, ठीक है, डेट भी दी है, चलो। तो सपोज यहां आता है 1 दिसंबर 17, ठीक है। तो अब आपको दिया है कि ये डेट तक 32 लाख आपने खर्चा कर लिया था, ठीक है। तो ये एक्चुअली क्या हो गया? रिसर्च फेज। तो ये तो आपने उसी साल में खर्चा मान लिया होगा P&L। तो डेवलपमेंट फेज का कितना खर्चा है ये आपको निकालना है कि अगर 60 में से 32 लाख रुपए रिसर्च का है तो डेवलपमेंट का कितना माइनस करो, 28 आएगा। बस ये आपको 28 निकालना है कि 31 मार्च 18 तक डेवलपमेंट पे कितना खर्चा हो गया है, 28 लैक्स। अब उसके बाद कितना हो रहा है वो आपको दिया हुआ है, ध्यान दो। एक्सपेंडिचर इंकर्ड टिल दिस डेट वाज 32 लैक्स, ठीक है, ध्यान दो। एक्सपेंडिचर इंकर्ड टिल दिस डेट वाज 32 लैख, मतलब वो मैंने रिसर्च खर्चा मान के अलग कर दिया। और उसके बाद मतलब कितना खर्चा हुआ है 31 मार्च 2018 तक, बचा हुआ 28 लैक्स, ठीक है। फर्दर एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन द प्रोसेस फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019 वाज 90 लैक्स, ठीक है। तो 18 तक 28 लाख था और 2019 तक फिर आपका एडिशनल खर्चा कितना हुआ है, 90 लैक्स, ठीक है। एक एक साल का है, क्यूमुलेटिव नहीं है, एक साल का है। सिर्फ 18-19 में आपको फॉर द ईयर लिखा हुआ है। फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 19 वाज 90 लाख। एज ऑन 31 मार्च 19 द रिकवरेबल अमाउंट, ठीक है, ये भी एएस का टर्मिनोलॉजी है कि रिकवरेबल अमाउंट, इसी को जैसे आप एनआरवी भी कहते हो ना, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कॉस्ट और एनआरवी विचर इज लेस, यही फॉर्मूला है। जैसे इन्वेंट्री वैल्यूएशन में हमने पढ़ा था, सिमिलर वैल्यूएशन इंटेंजिबल एसेट्स का भी होता है, ठीक है। तो आपको रिकवरेबल अमाउंट दिया हुआ है ऑफ नो हाउ एम्बॉडीड इन द प्रोसेस एस्टिमेटेड टू बी 82 लैक्स, ठीक है। दिस इंक्लूड्स एस्टिमेट्स ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज एंड आउटफ्लोज, द एक्सपेंडिचर टू बी चार्ज टू P&L, ठीक है। आपको क्या पूछा है कि P&L में कितना चार्ज करना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19, 18-19 में कितना खर्चा आप P&L में डालोगे, ये आपको पूछा है, ठीक है। अब P&L में क्यों डालेंगे? क्योंकि आप राइट डाउन करोगे। राइट डाउन वाला इन्वेंट्री में भी मैंने आपको बताया हुआ है। बुक्स में पहले मुझे बताओ, बुक्स में इनटेंजिबल एसेट कितने का दिखेगा, आपको ये बताना है। मतलब आपको डेवलपमेंट का खर्चा बस एड ऑन करना है। डेवलपमेंट का खर्चा कितना हुआ है बोलो? 2018 तक 28 लाख ही था और 2019 में 90 लाख था। तो आपने 118 लैक्स का इंटेंजिबल एसेट एट कॉस्ट रिकॉग्नाइज कर दिया होगा। 118 लैक्स का इंटेंजिबल एसेट का एसेट आपने बुक्स में रिकॉग्नाइज कर दिया होगा। और अब आप ये वैल्यूएशन फॉर्मूला लगाओगे 31 मार्च 2019 पे, ठीक है। अब हम वैल्यूएशन कर रहे हैं ईयर एंड पे, ठीक है। तो वैल्यूएशन क्या है? कॉस्ट और रिकवरेबल वैल्यू विच एवर इज लेस, ठीक है। तो 118 और 82 विच एवर इज लेस, तो लेस क्या आएगा? 82। मतलब 118 लाख पे जो एसेट आपकी बुक्स में अभी दिख रहा है उसको आपको घटाना है। कैसे घटाओगे? लॉस मान के, P&L में ट्रांसफर करके। और वही आपको पूछा है कि कितना अमाउंट P&L में ट्रांसफर होगा। तो ये राइट डाउन कितना हो रहा है ये आपको अमाउंट निकालना है। राइट डाउन जितने से हो रहा है वो P&L में ट्रांसफर होता है। तो 118 माइनस 82, बोलो कितना आएगा? तो 36 लाख से आप इसको राइट डाउन करोगे और 36 लाख आप प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करोगे, ठीक है। अब इसमें आपको यह भी पूछा जा सकता था कि बताओ वैल्यूएशन कितने पे होगा या इंटेंजिबल एसेट 31 मार्च पे कितना दिखेगा। तो उसमें 82 आता आंसर, आए ख्याल में? तो ऐसा भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। क्लियर है? तो जितना समझा सकता था मैंने समझा दिया, ठीक है। तो आप लिख लो अच्छे से, डायग्राम भी बना लो, भले फुल स्क्रीन में आपको दे देता हूं, लिख लो।
ठीक है, पॉज करो, अच्छे से लिख लो, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ऑफ बीट क्वेश्चन था, एक ही बार आए हैं। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12। अब ये एक रेगुलर क्वेश्चन है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, अच्छे खासे टफ होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की लेंथ ही आप देख लो, 1 मार्क के हिसाब से पुरता ही नहीं है कि आप इतना टाइम दो इसको। ठीक है, तो आप सोच लेना, अगर आपको जमे तो ही इस टाइप के सॉल्व करना, अगर आपको ये वैसे ही टफ लग रहे हैं तो आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, टाइम बचेगा आपका और वो टाइम आप कहीं और यूटिलाइज कर सकते हो। बोलो, टिपिकल वैल्यूएशन का मतलब गुडविल का क्वेश्चन है। बोलो, P purchased business from Q on 30th June 2019. Profit earned by Q for preceding years ending on 31st December every year. पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स दिए हैं। It was ascertained that, अब आपको एडजस्टमेंट्स दिए, आपको गुडविल निकालना है। ठीक है, गुडविल निकालना है, लिखा हुआ है गुडविल इज कैलकुलेटेड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट का ही 2 years का परचेज है, तो बस आपको एवरेज प्रॉफिट्स निकालना है, और एवरेज प्रॉफिट्स निकालने के लिए आपको कुछ एडजस्टमेंट्स दिए। अब इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स पास्ट से रिलेटेड होती है, कि पास्ट में आपने कुछ एरर्स की होती हैं, या आपने एक टर्म सुना है, टर्म क्या सुना है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। ठीक है, हमको यहाँ पे क्या निकालना है, कौन से एवरेज प्रॉफिट्स निकालने हैं, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। तो हमको जो भी एबनॉर्मल चीजें होती हैं, इरेगुलर चीजें होती हैं जो आगे होने नहीं वाली हैं, तो उसको हमको एलिमिनेट करना होता है। और कुछ नई चीजें अगर आने वाली हैं जो पास्ट में हुई नहीं थी पर अब फ्यूचर में आने वाली है, तो वो भी तो एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हमको बेसिकली इसमें क्या करना है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स निकालना है। दिस क्वेश्चन इज अबाउट फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। ठीक है, ध्यान दो, तो ये थोड़ा ट्रिकी होता है। तो 3 साल है, 2016, 17, 18। ठीक है, प्रॉफिट्स कितने हैं, 41,000, 40,000, 42,000। ठीक है, एक एक एडजस्टमेंट पढ़ते जाते हैं। थोड़ा आपको जजमेंट लेना पड़ेगा कि कौन सी चीजें पास्ट से रिलेटेड है, कौन सी चीजें फ्यूचर से रिलेटेड है। ठीक है, चलो पहला है, इट वॉज एसर्टेन दैट प्रॉफिट्स ऑफ 2017 इंक्लूडेड अ नॉन रिकरिंग आइटम। ठीक है, पहला ही अजम्पशन आपको लेना पड़ेगा कि भाई ये जो आइटम है ये एक्सपेंस है या इनकम है, दिया ही नहीं है। इनको वर्ड एक्चुअली क्या यूज करना चाहिए था, नॉन रिकरिंग इनकम या नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, पर इन्होंने वर्ड क्या यूज कर दिया है, नॉन रिकरिंग आइटम। ठीक है, अब क्योंकि यहां इन्होंने प्रॉफिट्स लिखा हुआ है, प्रॉफिट्स इंक्लूडेड, ये जो कॉम्बिनेशन है प्रॉफिट्स इंक्लूडेड, ये नॉर्मली इनकम के लिए यूज किया जाता है। अगर लिखा होता प्रॉफिट में ये चार्ज किया गया है या डिडक्ट किया गया है, तो फिर उसको आप एक्सपेंस मान सकते थे। नॉर्मली ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं, प्रॉफिट्स इंक्लूडेड, तो वो इनकम के लिए ही होती हैं, कि इनकम में वो ऐड हो चुका है। प्रॉफिट में इनकम ऐड होती है, प्रॉफिट में से एक्सपेंस माइनस होता है। बेसिक्स आपको यूज करने। ठीक है, तो इंक्लूडेड मतलब वो इनकम होगी तो उन्होंने ऐड कर दी होगी, और वो नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग मतलब हर साल होगी च नहीं, फ्यूचर में मेंटेनेबल होगी च नहीं, तो उसको हटा दो, उसको हटा दो। तो उन्होंने ऐड किया होगा, इनकम प्रॉफिट में ऐड होती है, आप हटाओ तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस। बोलो कौन से साल का है, 2017, 1,500 रुपए का अमाउंट है, हम वो माइनस करेंगे। ठीक है, इनकम उन्होंने ऐड कर दी होगी पर वो नॉन रिकरिंग है, आगे होने ही नहीं वाली है, तो उसको हटाओ, तो माइनस कर देंगे। ठीक है, फिर है एंड प्रॉफिट ऑफ 2018 वॉज रिड्यूस्ड। देखो, लॉस के लिए प्रॉपर वर्ड यूज किया गया है, रिड्यूस्ड। ठीक है, वॉज रिड्यूस्ड, प्रॉफिट वॉज रिड्यूस्ड बाय 2000 ड्यू टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस। कुछ लॉस था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, वो आपने माइनस किया है, पर ये हर साल लॉस नहीं होने वाला, ये रिकरिंग आइटम नहीं है, तो इसको भी एलिमिनेट करो। 2018 में आपने लॉस माइनस कर दिया है, माइनस का उल्टा एड बैक, तो 2000 एड बैक कर लो। ठीक है, आगे फिर है एनुअल प्रीमियम वॉज 200 पर एनम, साल का 200 प्रीमियम था। अब यहां देखो कंफ्यूजन है कि ये पास्ट का है, फ्यूचर का है, क्या है। अब पहली बात, एबनॉर्मल आइटम तो है ही नहीं, कहीं लिखा है वन टाइम था या कोई एक ईयर का था। अब जब कोई एक ईयर के बारे में नहीं दिया है, मतलब वो पास्ट से रिलेटेड नहीं है। ये एक हिंट मैं आपको दे रहा हूं, जब भी कोई भी एडजस्टमेंट में कोई एक पर्टिकुलर ईयर नहीं दिया है, मतलब वो फ्यूचर के लिए आपको एडजस्ट करने के लिए कहा गया है कि अभी तक कोई प्रीमियम नहीं रहता था, पर अब आगे एक एनुअल प्रीमियम आने वाला है,
और वो है 200 पर एनम। अब ये आप किसी एक साल में एडजस्ट कर ही नहीं सकते, तो ये फ्यूचरिस्टिक है, और फ्यूचरिस्टिक एलिमेंट जो होते हैं ना, वो अपन एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद माइनस करते हैं, ठीक है। तो ये अपन बाद में एक साथ एवरेज से ही माइनस कर लेंगे क्योंकि ये फ्यूचर के लिए है। फिर है P at the time of purchasing the business was employed with Sufitel Associates and was getting 500 per month. He intends to replace the manager who at present is getting 350 per month. अब ये भी आपको समझना है कि ऑलरेडी आपका एक मैनेजर है जो 350 रुपये पर मंथ लेता है। अब आपने बिजनेस एक्वायर किया है और आप कहीं और काम करते थे, वो जॉब आपने छोड़ दिया है। अब ये आपको अज्यूम करना है कि जितना आप पहले कमाते थे, कम से कम उतना आप अपने बिजनेस में चार्ज करोगे। कॉस्टिंग में आप पढ़ते ही हो ये सब, नोशनल कॉस्ट, इसको नोशनल कॉस्ट मानना है कि 500 रुपये आप कहीं और कमाते थे, वो आपने जॉब छोड़ दिया है, अब आप अपने बिजनेस में लग गए हो, तो आप अपने बिजनेस में भी कम से कम 500 रुपये चार्ज करोगे। और ऑलरेडी वही काम कोई और कर रहा था 350 में, तो फर्क क्या पड़ा? 150 रुपये से आपका खर्चा बढ़ गया। फर्क क्या पड़ा? 150 रुपये पर मंथ से आपका खर्चा बढ़ गया। आए ख्याल में? बस ये आपको एडजस्ट करना है। बोलो। तो ये भी फ्यूचरिस्टिक है, ये भी फ्यूचरिस्टिक है, कोई एक पर्टिकुलर ईयर का है ही नहीं, ठीक है। तो पास्ट का इतना ही था, तो आप निकाल लो एवरेज, पहले एक एक साल का निकाल लो, एक एक साल का निकाल लो। 41,000, ये आएगा 38,500, और ये आएगा 44,000, ठीक है, 44,000। बोलो एवरेज निकाल लो। एवरेज कैसे निकालते हैं? तीनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 3। बोलो एवरेज। फोर्टी वन 167, 41,167, ठीक है, ये आ गया आपका एवरेज। और अब इसमें आप फ्यूचर वाले एडजस्टमेंट्स कर सकते हो। बोलो, पहले है एनुअल प्रीमियम, खर्चा है, तो इससे आपका प्रॉफिट कम होगा। फिर एक्स्ट्रा, आपका सैलरी एक्स्ट्रा आएगी, ठीक है, 500 रुपये माइनस 350, ये मंथली था, इंटू 12 करके साल का अमाउंट निकालेंगे। 150 इंटू 12, तो 1800 रुपये का खर्चा ज़्यादा आएगा, तो वो माइनस होगा। बोलो, तो आपका फाइनल एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा? 41,167 माइनस 200 माइनस 1800, तो वो आएगा 39,167 एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट्स, ठीक है। अब निकाल लो गुडविल। बोलो एवरेज प्रॉफिट इनटू 2 ईयर्स परचेस, तो ये आएगा 78,334, 78,334, ठीक है। काफ़ी टेक्निकल है, ठीक है, काफ़ी टेक्निकल है, और काफ़ी सारे अजम्पशंस, काफ़ी सारे जजमेंट्स आपको इसमें लेने पड़ते हैं, और ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है। ये ऐसा ही अजीबोगरीब ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आदत डाल लो एडजस्टमेंट्स के वर्डिंग्स को इंटरप्रेट करने के। बढ़े आगे, चलिए नेक्स्ट। बोलो, सबसे बेसिक क्वेश्चन है, कैपिटलाइजेशन मेथड का बेसिक क्वेश्चन है। बोलो, एवरेज प्रॉफिट इज 48,000, रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन इज 12%, एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ द फर्म आर 4 लाख एंड 1,70,000, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। मेथड का नाम भी दिया हुआ नहीं है, बट क्योंकि रेट ऑफ कैपिटलाइजेशन दिया है तो आप समझ सकते हो कि ये कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालना है। अब आपको कैपिटल दिया ही नहीं है, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया नहीं है, उसके जगह पे आपको एसेट्स एंड लाइबिलिटीज दिए, ठीक है, तो आपको कैपिटल निकालना है। बोलो, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। एसेट्स हैं 4 लाख माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज हैं 1,70,000, तो आपका कैपिटल आएगा 2,30,000, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बोलो, तो फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय एनआरआर, यानी कैपिटलाइजेशन रेट, माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, आपको एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड लगता है। बोलो, एवरेज प्रॉफिट्स 48,000 डिवाइडेड बाय एनआरआर 12% माइनस 2,30,000, बोलो कितना आएगा? 48,000 डिवाइडेड बाय 12%, वो आएगा 4 लाख, 4 लाख माइनस 2,30,000, ये आएगा 1,70,000,
1,70,000। ठीक है, काफी इजी है, बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, सिर्फ कैपिटल आपको निकालना है। चलिए बढ़े आगे। अब ये तो फॉर्मूला पहचानना है भाई। बोलो, वैल्यू ऑफ शेयर बेस्ड ऑन अर्निंग मेथड इज कैलकुलेटेड एज। बोलो, अर्निंग यानी यील्ड मेथड का फॉर्मूला क्या है? बोलो क्या आएगा इसमें? अगर आपको याद होगा तो क्या आता है? पॉसिबल डिवाइडेड बाय नॉर्मल, पॉसिबल रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू या पेड अप वैल्यू, जो भी बोलो, पहचानो। तो यही है, पॉसिबल अपॉन नॉर्मल इनटू पेड अप वैल्यू। ठीक है, तो ये आपका अर्निंग वाला फॉर्मूला है। फिर ये भी एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। व्हेन रिक्वायर्ड रेट इज इक्वल टू कूपन रेट, जितना आप एक्चुअली अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट या जो भी है दे रहे हो, अगर वो रिक्वायर्ड रेट से इक्वल है तो आपकी वैल्यूएशन कितनी आएगी? देन द मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज। तो ये आपको लॉजिक समझना है। डिस्काउंटिंग वगैरह आप पढ़ ही चुके हो ना वैल्यूएशन में, और आईआरआर भी पढ़ चुके हो। तो ये आईआरआर वाला ही कंसेप्ट है कि अगर आपका आईआरआर और आपका डिस्काउंटिंग रेट दोनों इक्वल हैं तो एनपीवी जीरो आती है। तो वैसा ही है कि अगर आपका रिक्वायर्ड रेट और आपका कूपन रेट दोनों इक्वल हैं तो आपकी वैल्यू फेस वैल्यू जितनी ही आती है, आपकी वैल्यू फेस वैल्यू जितनी ही आएगी। ठीक है, तो एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि अगर आपका डिस्काउंटिंग रेट और आपका कूपन रेट दोनों इक्वल हैं तो आपका प्रेजेंट वैल्यू फेस वैल्यू ही जितना आएगा। निकाल के देख सकते हो निकाल के देख सकते हो। ठीक है, जैसे अगर मैं कहूँ 100 रुपीज़ मेरा फेस वैल्यू है, उस पर 1 साल का कूपन रेट आएगा। कूपन रेट ले लो 12%, तो उस पर 12 रुपये आएगा। तो आपका कैश फ्लो टोटल कितना आएगा? 112। फिर इसको अगर आप 12% से ही डिस्काउंट करोगे तो आपका 100 ही आएगा आंसर। ठीक है, तो ऐड भी जितना कर रहे हो उतना ही आप डिस्काउंट करोगे तो 100 रुपये ही आएगा। ठीक है, फेस वैल्यू ही जितना आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो लॉजिक बेस्ड है, लॉजिक बेस्ड है। अब इसमें घुमा के आपको क्या पूछा जा सकता है? ठीक है, अब इसमें कैसे समझना है? ठीक है, ध्यान दो, इक्वल आया है, अब इक्वल के जगह चेंज हो सकता है। बोलो कि अगर रिक्वायर्ड रेट इज मोर देन कूपन रेट तो क्या होगा? मेरा रिक्वायर्ड रेट आपके कूपन रेट से ज्यादा है, तो डिस्काउंटिंग रेट ज्यादा है। डिस्काउंटिंग रेट ज्यादा है तो आपकी वैल्यू फेस वैल्यू से भी कम आएगी, फेस वैल्यू से भी कम आएगी, बिलो फेस वैल्यू। और अगर आपका रिक्वायर्ड रेट यानी डिस्काउंटिंग रेट इज लेस देन कूपन रेट तो आपकी वैल्यू फेस वैल्यू से ज्यादा आएगी, अबव फेस वैल्यू। ठीक है, लिख लो, ये लिख लो, आ सकता है, आ सकता है, मेरी याद जरूर आनी चाहिए आपको अगर आ गया तो। ठीक है, इसी को घुमा के दो और क्वेश्चन बन सकते हैं कि इफ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज मोर देन कूपन रेट देन द, आपकी जो वैल्यू आएगी वो फेस वैल्यू से भी कम आएगी। और अगर आपका रिक्वायर्ड रेट कम है तो फिर आपका जो वैल्यू आएगा डिस्काउंटेड वो ज्यादा आएगा। ठीक है, लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो। चलिए, ये मैंने एफएम में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, अकाउंट्स में भी आ चुका है। बोलो, बीटा ऑफ रिस्क फ्री एसेट इज। रिस्क फ्री एसेट का बीटा क्या होता है? 0। और मार्केट का बीटा कितना होता है? बताया था मैंने एफएम में। बोलो, मार्केट का बीटा कितना होता है? दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं। अरे कहाँ गया भाई? हाँ, मार्केट पोर्टफोलियो का बीटा कितना आता है? 1। याद आ रहा है? मार्केट का बीटा 1, रिस्क फ्री एसेट का आता है 0। ठीक है, तो दोनों आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। चलिए आ जाइए वापस। बोलो, ये भी आई थिंक शायद कहीं तो हम डिस्कस कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज रिक्वायर्ड टू बी टेकन फॉर अ स्टॉक इफ इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू, ध्यान दो क्या रिलेशन दिया है, इंट्रिंसिक वैल्यू इज ग्रेटर देन मार्केट वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है कि हमारे हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू होनी चाहिए, और मार्केट वैल्यू क्या है कि अब भी उसकी कितनी प्राइस चल रही है। आए ख्याल में? तो अगर मेरी वैल्यू मेरे हिसाब से ज्यादा है और आज की डेट में उसकी वैल्यू कम चल रही है, एग्जाम्पल ले लो, मेरे हिसाब से आपके शेयर की प्राइस 100 होनी चाहिए,
पर अभी वो 90 रुपए का रेट चल रहा है, तो मैं क्या करूंगा, मेरे हिसाब से जो चीज 100 की है वो 90 में मिल रही है, सस्ती मिल रही है, तो मैं क्या करूंगा, बाय। ठीक है, तो ये काय का है, बाय का ऑप्शन आएगा। और अगर इसका उल्टा हुआ कि इफ इंट्रिंसिक वैल्यू इज लेस देन मार्केट वैल्यू, तो वो आएगा सेल। आए ख्याल में? इसको वैल्यूएशन के हिसाब से भी देख सकते हो कि अगर इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है और मार्केट वैल्यू कम है, एक्चुअल वैल्यू कम चल रही है मार्केट में, मतलब मार्केट में जो प्राइस है वो अंडर प्राइस्ड है, इसी को आप क्या बोल सकते हो कि इस सिचुएशन में स्टॉक अंडर प्राइस्ड है, क्योंकि वो अंडर प्राइस्ड है इसलिए आपको बाय करना चाहिए। सिमिलरली अगर आपका इंट्रिंसिक वैल्यू कम है और मार्केट में एक्चुअल प्राइस उसका ज्यादा चल रहा है, तो वो ओवर वैल्यूड है, और ओवर वैल्यूड सिक्योरिटी को आप सेल करते हो। ठीक है, इसी को आप क्या कह सकते हो, ओवर प्राइस्ड। लिख लो, ये भी घुमा के आपको पूछा जा सकता है, लिख लो, लिख लो, पॉज करो, लिख लो। तो ये पार्ट थोड़ा लंबा जाने वाला है भाई, बने रहना, बने रहना। ठीक है, पॉज करके भले आप ब्रेक ले सकते हो, बट बने रहना, एक ही पार्ट में हम कंप्लीट करने वाले हैं। आ जाओ, बढ़े आगे। अब है कॉस्ट ऑफ डेट, मतलब एफएम वाला क्वेश्चन है, ध्यान दो, बहुत ही बेसिक है। एफएम के तो बड़े बड़े क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे, ये बहुत ही बेसिक है। बोलो, पी लिमिटेड इशू 50,000, इसका खैर कुछ काम ही नहीं है, 8% डिबेंचर एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। ठीक है, फेस वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी है, आप 100 रुपीज अज्यूम करके कर सकते हो। ठीक है, फेस वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सब में आंसर सेम आता है। ठीक है, तो 5% डिस्काउंट पे आपने इशू किया है, टैक्स रेट है 50%, कॉस्ट ऑफ डेट बोलो, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट क्या आएगी, बोलो फॉर्मूला क्या है, के डी इज इक्वल टू आई 1 - टी अपॉन एन पी इंटू 100। बोलो, अब मैं फेस वैल्यू अज्यूम कर रहा हूं 100, तो 100 पे 8% के हिसाब से इंटरेस्ट कितना आएगा, 8 रुपए। बोलो कितना आएगा, 8 रुपए। 1 - 0.5 डिवाइडेड बाय, बोलो 100 पे 5% डिस्काउंट, तो इशू प्राइस कितनी होगी, 95। बोलो, तो 4, न्यूमरेटर आएगा 4 डिवाइडेड बाय 95 इंटू 100, तो ये आएगा 4.21%। 4.21%। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। सिंपल कैपिटलाइजेशन का क्वेश्चन है, बोलो फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट्स अपॉन एनआरआर माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। बोलो, एवरेज प्रॉफिट्स दिए हुए हैं 12 लाख, डिवाइडेड बाय एनआरआर है 15%, और माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है 8 लैक्स। ठीक है, थोड़ा एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मतलब आपके कैपिटल से ज़्यादा आपकी अर्निंग है, जो कि नॉर्मली होता नहीं है, तो थोड़ा इसलिए ऑड है। ठीक है, तो 12 लाख डिवाइडेड बाय 15%, तो नॉर्मल कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा 80 लैक्स, और आपका कैपिटल सिर्फ 8 लैक्स है, 80 लैक्स माइनस 8 लैक्स, तो वो आएगा 72 लैक्स। ठीक है, आपकी गुडविल है 72 लैक्स। ठीक है, 72 लैक्स, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है कैपिटलाइजेशन का। बढ़े आगे, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। आगे बोलो, ये भी एक मेथड पे है कि कौन सी मेथड कब सूटेबल होती है। ठीक है, पढ़ा होगा तो आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। व्हेन अ बिजनेस इज नॉन ऑपरेटिंग, ठीक है, आप बिजनेस कुछ नहीं कर रहे हो और हैज बीन जनरेटिंग लॉसेस, आपके प्रॉफिट्स ही नहीं है, या तो आपका बिजनेस बंद है या तो आप बिजनेस कर रहे हो लेकिन लॉसेस इंकर कर रहे हो, मतलब आपकी अर्निंग नहीं है, तो अर्निंग बेस्ड मेथड आप यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, एंड द कंपनीज फोकस इज ऑन होल्डिंग इन्वेस्टमेंट और रियल एस्टेट, आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट होल्ड करने के लिए हो या रियल एस्टेट होल्ड करने के लिए बनाए गए हो, तो कौन सी मेथड से आपकी कंपनी का वैल्यूएशन करना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि आप एसेट होल्ड कर रहे हो, काम तो आप कर नहीं रहे, एसेट्स को यूज तो आप कर ही नहीं रहे, तो अर्निंग से तो आप निकाल नहीं सकते, मार्केट वैल्यू से भी निकाल ही नहीं सकते, कि जो कमाई नहीं रही है उसकी मार्केट वैल्यू कहाँ से आएगी। आ रहा है ख्याल में? तो ये जो सिचुएशन है कि आप नॉन ऑपरेटिंग हो या आप लॉस जनरेट कर रहे हो और आपके पास एसेट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो आपका वैल्यूएशन एसेट मेथड से ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। तो ये एसेट मेथड अप्रोप्रिएट होती है ऐसे केसेस में। ठीक है,
कैश फ्लो आपका है नहीं तो कैश फ्लो मेथड आएगी नहीं, अर्निंग भी आपकी है ही नहीं, या तो नेगेटिव है तो अर्निंग बेस पे भी नहीं आएगा, और CAPM तो अलग ही है, वो तो कॉस्ट एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के लिए होता है, वो कोई वैल्यूएशन मेथड थोड़ी है। ठीक है, तो एसेट अप्रोच आपका आएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर ये WACC का क्वेश्चन है, जो कि आंसर जो मेरा आ रहा है वो ऑप्शंस में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन गलत है। कैसे आप सॉल्व करोगे, चलिए देखते हैं। ये FM में बहुत सारे अपन कर चुके हैं। बोलो, डेट, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी। बोलो, WACC का क्वेश्चन है। इसमें एक कुछ वर्ड्स मिसिंग है कि यहाँ आप ऐड कर दो कि प्रेफरेंस शेयर्स का कॉस्ट है 11%। ठीक है, एक लाइन मिसिंग है। बोलो, तो डेट का वैल्यू है 50 लैक्स, प्रेफरेंस शेयर्स का वैल्यू है 10 लैक्स, और इक्विटी का वैल्यू है 40 लैक्स। ठीक है, ऐसा आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है। टोटल मारोगे तो आएगा 1 करोड़। तो वेट्स निकालो, 50 लाख डिवाइड बाई 1 करोड़, 0.5, 0.1, 0.4। ठीक है, टोटल 1 आएगा। वेट्स आ गए। अब आपको निकालना है कॉस्ट। बोलो, डेट का कॉस्ट आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि बिफोर टैक्स दिया है और टैक्स रेट दिया हुआ है। बोलो, 10%, 1 माइनस 0.4, तो 0.6 इंटू 10% वो आएगा 6%। प्रेफर्ड स्टॉक का तो जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वही कॉस्ट होता है 11%, और इक्विटी का भी दिया हुआ है 15%। बोलो, निकालो कॉस्ट इंटू वेट्स। 6 इंटू 0.5 वो आएगा 3%, 11 इंटू 0.1, 1.1, 15 इंटू 0.4 वो आएगा 6। टोटल मारो, 6 प्लस 1.1 प्लस 3, तो ये आ रहा है 10.1%। बहुत ही सिंपल है, 10.1 आना चाहिए। 10.1 ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आना है। इसमें अगर मेरे से कोई गलती है तो बता देना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, मेरे हिसाब से ये आना चाहिए। इसमें अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म करें। ठीक है, चलिए, तो ऐसे इसको सॉल्व करना है। FM में तो आप बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर चुके हो, हमने भी MCQ सीरीज में काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए। चलिए बढ़े आगे, आ जाओ। सुपर प्रॉफिट का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। बोलो, अ फर्म हैज अ टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 2,25,000, फर्म अर्नड नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। अब इसमें बस आपको क्या ध्यान रखना पड़ता है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है क्या, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कोई ट्रेंड है क्या? ट्रेंड नहीं है। देखो 35, 40, 60 बढ़ रहा है, फिर ऑल ऑफ सडन कम हो रहा है 50,000, तो ट्रेंड नहीं है। और जब ट्रेंड नहीं होता है तो कौन सा एवरेज लोगे? सिंपल एवरेज। ठीक है, बोलो। और फेयर वैल्यू, फेयर रिटर्न यानी NRR आपको दिया है 15%। आपको पूछा है बताइए सुपर प्रॉफिट क्या होगा। क्या फॉर्मूला होता है? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। एवरेज प्रॉफिट्स तो आपको एवरेज निकालना पड़ेगा क्योंकि 4 साल का डेटा दिया है। तो 35,000 प्लस 40,000 प्लस 60,000 प्लस 50,000 डिवाइडेड बाय 4। सिंपल एवरेज हम ले रहे हैं क्योंकि कोई ट्रेंड नहीं है। बोलो, 35 प्लस 40 प्लस 60 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आता है 46,250। 46,250 माइनस, बोलो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे आता है? एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR। बोलो, आपका एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है 2,25,000 इंटू NRR आपको दिया है 15%। बोलो, तो 46,250 माइनस 2,25,000 इंटू 15%, दैट कम्स टू 33,750। करो माइनस, दैट कम्स टू 12,500। आपका सुपर प्रॉफिट आएगा 12,500। ठीक है, कोई भी ट्विस्ट नहीं है, बस सिंपल एवरेज लेना है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। बाकी सब कैलकुलेशंस है। क्लियर है? क्लियर है क्या भाई? सिंपल क्वेश्चन है काफी। आगे बढ़ते हैं। बोलो, ये भी अलग क्वेश्चन है। अच्छा, ये भी सबसे सिंपल क्वेश्चन है। ये ग्रोथ रेट पे है, जिसका फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, B इंटू R, बस उसी पे है। A Limited invested 500 lakhs in assets. There are 50 lakh shares outstanding. Par value is 10. It earns a rate of return of 15% on its investment. तो R दिया हुआ है 15%, and it has a policy of retaining 60%। मतलब B भी आपको दिया है, रिटेंशन रेशियो भी दिया है
बस मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया। ठीक है, फोकट के मार्क्स इंस्टीट्यूट को बांटे गए, इंस्टीट्यूट ने बांटे। बोलो ग्रोथ रेट इज इक्वल टू बी इंटू आर। बी है 60% मतलब 0.6 इंटू रेट ऑफ रिटर्न 15%। तो 15% का 6.6 लोगे तो आएगा 9%। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मतलब विश्वास ही नहीं हुआ मुझे पहले देख के। ठीक है, एकदम सिंपल, फ्री के मार्क्स इंस्टीट्यूट ने आपको दे दिए। आगे बढ़ो, बोलो डी लिमिटेड हैज फॉलोइंग डिटेल्स रिटर्न ऑन इक्विटी। अच्छा, इसमें भी एरर है, इंस्टीट्यूट का एरर है, क्वेश्चन गलत है इंस्टीट्यूट का। ठीक है, अब इसमें मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ इंस्टीट्यूट से। इंस्टीट्यूट ने आंसर दिया है 46 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो अपना जो आंसर आएगा वो अलग आएगा। ठीक है, ध्यान देना, मतलब इंस्टीट्यूट से क्या गलती हुई है मेरे हिसाब से वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले समझ लो कि क्वेश्चन क्या है। पहले दिया है रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, ये थोड़ा वर्डिंग सी यहाँ पे इन्होंने गलत कर दी है। नॉर्मली इसको आप क्या कहते हो, या तो आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहते हो, या तो आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हो। ठीक है, इन्होंने रिटर्न ऑन इक्विटी बोला है। अब इसको आप क्या इंटरप्रेट करोगे, इसको आप आर कहोगे या इसको आप के ई कहोगे, ये कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई है। फिर है एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर, दिया हुआ है 10, पे आउट रेशो दिया है, तो इससे आप D1 निकाल सकते हो। एक्सपेक्टेड अर्निंग पर शेयर है तो सीधे D1 निकल जाएगा। फिर आपको दिया है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अब देखो चीजें क्लियर है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमेशा क्या होता है, केई। इतना तो मानते हो भाई, केई को ही तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं ना। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपको लेना है 5%। अब ऑब्वियसली फिर रिटर्न ऑन इक्विटी को आप क्या मानोगे, आर। ग्रोथ रेट निकालने के लिए जो होता है ना, बी इंटू आर। पे आउट रेशो दिया है तो आप रिटेंशन रेशो निकाल सकते हो। टिपिकल एफएम का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप पहले सॉल्व करते हैं, डेटा के हिसाब से कैसे सॉल्व होता है। फॉर्मूला क्या है, D1 अपॉन के ई माइनस जी। तो सबसे पहले निकालो D1। D1 कैसे आएगा, अर्निंग पर शेयर इंटू पे आउट, सीधे D1 आ जाएगा। फिर आपको G निकालना है, बोलो G कैसे आएगा, B इंटू आर। बी है दिया हुआ नहीं है, 30% अगर आपका पे आउट है तो बी कितना होगा, 70%। बोलो 0.7 लेंगे इंटू आर। अब क्या मानोगे, आर ओ को। ठीक है, तो वो है 10%, तो ये आएगा 7%। अब यहाँ एक जो अजम्पशन होता है गॉर्डन मॉडल का, वो यहाँ पे ब्रीच हो रहा है कि यहाँ आपकी सिचुएशन में क्या हो रहा है कि के ई इज लेस देन आर, सॉरी के ई इज लेस देन जी। तो ये गलत हो रहा है, के ई इज लेस देन जी। और वहां अजम्पशन क्या होता है कि के ई इज ऑलवेज ग्रेटर देन जी। ये आपका अजम्पशन है, पर ये आपकी अभी सिचुएशन है। मतलब ये आंसर निकल ही नहीं सकता ऑनेस्टली। देखो निकाल के देखो, बोलो D1 है 3, के ई है 5%, जी है 7%। अब अगर आपको थोड़ा भी मैथमेटिक्स आता है तो मैथमेटिक्स की कसम खा के कहो कि क्या होगा, 5% माइनस 7%, वो आएगा माइनस में। वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, इसीलिए ही थेरी में क्या अज्यूम किया जाता है कि के ई इज ऑलवेज ग्रेटर देन जी, ताकि डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव या जीरो न आए। आए ख्याल में, तो ये सॉल्व ही नहीं हो पा रहा। तो अब मेरे हिसाब से, मेरे जजमेंट के हिसाब से एक्चुअली रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना होना चाहिए, 15%। मुझे ऐसे लगता है कि ये टाइपो एरर है, 15 के जगह 5 आ गया होगा। तो 15 से जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो 15 ले लो उसको, तो सॉल्व करो। 15 माइनस 7 वो आएगा 8, 3 डिवाइडेड बाय 8%, तो वो आएगा 37.5, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन में। तो मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए, और मैंने ऐसा ही आपकी बुक में नोट्स में दिया हुआ है। पर इंस्टीट्यूट का जब मैंने चेक किया तो इंस्टीट्यूट ने 46 पॉइंट समथिंग समथिंग दिया हुआ है। अब ये भी मैंने कोशिश की, टीचर हूँ भाई, करना ही पड़ेगा, कि 46 आंसर कैसे आ सकता है भाई, मेरे को भी दिलचस्पी हुई। तो ये एक्चुअली उन्होंने उल्टा अजम्पशन लिया है। उल्टा अजम्पशन क्या लिया है कि रेट रिटर्न ऑन इक्विटी को उन्होंने मान लिया है के, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को मान लिया है आर। अगर आप ऐसा सॉल्व करोगे तो 46 समथिंग आंसर आता है, जो कि मेरे हिसाब से, ऐसा क्यों करेंगे हम, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को मैं आर क्यों मानूंगा, रिटर्न ऑन इक्विटी को मैं के ई क्यों मानूंगा भाई, ये तो पूरा मेरा मतलब सिस्टम ही उल्टा कर दिया। समझ रहे हो, तो ये मतलब मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये उल्टा करके मतलब फालतू बच्चों को और कंफ्यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से
5 को आप 15 कर दो और इसको नॉर्मल क्वेश्चन की तरह सॉल्व करो तो आपका 37.5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ICSI का मैं बता देता हूँ कि कुछ बच्चों को खुजली हो रही होगी कि सर बता ही दो कैसे आ रहा है। बोलो, तो D1 अपॉन, बोलो अभी आपको G निकालना पड़ेगा। G कैसे आएगा बोलो, B इंटू आर। तो B है 70% और R यहाँ पे आपको क्या लेना है 5%, तो ये आएगा 3.5%। ठीक है, बोलो KE आपको क्या लेना है, KE क्या लेना है 10%, KE क्या लेना है 10%, तो 10% माइनस जी आएगा 3.5%। ठीक है, तो सॉल्व करो, 10 माइनस 3.5 वो आएगा 6.5, 3 डिवाइडेड बाय 6.5% तो वो आएगा 46.15। ठीक है, तो ये ICSI का आंसर है। तो ये मेरे हिसाब से तो बिल्कुल मतलब ब्लंडर है, ऐसा क्यों करेंगे हम। ठीक है, ऐसा क्यों करेंगे, मैं रिटर्न ऑन इक्विटी को कॉस्ट क्यों मानूं, मैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्यों मानूं। ठीक है, क्योंकि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न नॉर्मली आपका डिस्काउंटिंग रेट मतलब कॉस्ट होता है। ठीक है, चलिए, तो आप दोनों लिख लो, आप मेच्योर हो 18 प्लस हो, आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हो। ठीक है, दोनों आप लिख लो, जो आपको सही लगे आप वो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है मुझे, इट्स अ पर्सनल चॉइस। चलिए बढ़े आगे, लिख लो, पॉज करो, लिख लो। ये इंस्टीट्यूट का, बढ़े आगे, चलिए आ जाओ 28। ये भी थोड़ा सा अंदर का क्वेश्चन है, AS20 पे है, कोई चांस नहीं है कि आपको आएगा। ठीक है, स्टिल मैं बता देता हूँ। इसमें कंसेप्ट होता है डाइल्यूटेड ईपीएस, इसमें कंसेप्ट होता है डाइल्यूटेड ईपीएस। ये होता है कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स का, जैसे सेबी में आपने पढ़ा होगा कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, कन्वर्टेबल ऑप्शंस, तो कन्वर्टेबल्स होते हैं। तो हम मान लेते हैं, भले वो कन्वर्टेबल अभी आउटस्टैंडिंग है, पर जब हम ईपीएस निकालते हैं हम मान लेते हैं कि वो कन्वर्ट हो चुके हैं। अब जब भी हम मानेंगे कि कन्वर्ट हो चुके हैं तो इससे क्या इंपैक्ट होता है, अगर मेरे कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो उस पर अब प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं देना पड़ेगा क्योंकि वो तो कन्वर्ट हो गए ना। तो प्रेफरेंस शेयर्स तो रहे नहीं, प्रेफरेंस शेयर्स नहीं रहे तो उस पर डिविडेंड नहीं देना पड़ेगा और आपके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स बढ़ जाएंगे। तो ये एक कंसेप्ट है डाइल्यूटेड और एंटी डाइल्यूटेड ईपीएस, कि आप कन्वर्टेबल्स को मान लो कि वो कन्वर्ट हो गए हैं और ऐसा मान के ईपीएस निकालो। अब अगर नॉर्मल जो ईपीएस है, जो आपका अभी का एक्चुअल ईपीएस है, उससे अगर वो कम हो जा रहा है, कन्वर्जन हो चुके हैं ऐसा मान के जो ईपीएस आ रहा है, अगर वो कम है तो वो डाइल्यूटेड ईपीएस होगा, कि भाई कन्वर्टेबल्स की वजह से आपका ईपीएस आगे चल के जब भी वो कन्वर्ट होंगे मतलब वो कम होगा, तो आप अभी से उसको डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर बोल के प्रेजेंट करते हो। ये पूरा कंसेप्ट है। और अगर आपका ईपीएस बढ़ने वाला है उसके वजह से तो उसको कहते हैं एंटी डाइल्यूटिव। एंटी डाइल्यूटिव डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि वो बढ़ रहा है, कंजर्वेटिज्म के खिलाफ है, तो इसलिए बढ़ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, पर अगर डाइल्यूट हो रहा है, कम हो रहा है, तो फिर आपको प्रेजेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो यहां समझो सिचुएशन क्या है, इंक्रीज इन ईपीएस, ठीक है लिखा हुआ है, एन इंक्रीज इन ईपीएस और रिडक्शन ऑफ लॉस। ठीक है, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों मतलब फायदेमंद है। इंक्रीज इन ईपीएस और डिक्रीज इन लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम assumption that convertible instruments are converted, that options or warrants are excised, or that ordinary shares are issued upon satisfaction of the specified condition। तो कन्वर्टेबल कन्वर्ट हो चुके हैं ऐसा मान के अगर आप ईपीएस निकाल रहे हो और उसके वजह से अगर आपका ईपीएस बढ़ रहा है, आपका अर्निंग पर शेयर ज्यादा आ रहा है या लॉस पर शेयर कम आ रहा है, तो ये कौन से टाइप का ईपीएस होगा, एंटी डाइल्यूटिव, एंटी डाइल्यूटिव। ठीक है, और अगर मैं इसको बदल दूं एज यूजुअल, इंक्रीज को यहां कर दूं डिक्रीज और यहां रिडक्शन को कर लूं इंक्रीज, कि आपका अर्निंग पर शेयर कम हो रहा है या लॉस पर शेयर बढ़ रहा है, तो ये अर्निंग पर शेयर कौन सा होता है, डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर। ठीक है, लिख लो, लिख लो, घुमा के आपको पूछ सकते हैं कि अगर आपका ईपीएस बढ़ रहा है या लॉस पर शेयर कम हो रहा है तो ये फायदेमंद है। तो फायदेमंद क्या होता है, एंटी डाइल्यूटिव
और अगर आपका ईपीएस कम हो रहा है या लॉस पर शेयर बढ़ रहा है तो ये होता है डाइल्यूटिव। ठीक है, लिख लो। हो सकता है घुमा के वर्ड्स घुमा के पूछा जाए तो आपका फायदा हो जाएगा, और आपका फायदा कराना मेरा काम है। चलो बढ़े आगे, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो। चलो, फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, ये भी अंदर का एएस का क्वेश्चन है पर काफी इजी है। बोलो किसका, कौन से टॉपिक का ऑब्जेक्टिव 1 2 3 है। पहला है टू डिटरमाइन फेयर वैल्यू, टू सेट आउट अ सिंगल इंड एएस फ्रेमवर्क फॉर मेजरमेंट ऑफ फेयर वैल्यू, टू रिक्वायर डिस्क्लोजर्स विद रिस्पेक्ट टू फेयर वैल्यू मेजरमेंट। चीख चीख के आपको आंसर क्वेश्चन में दिया गया है, फेयर वैल्यू फेयर वैल्यू फेयर वैल्यू, तो आंसर आएगा फेयर वैल्यू मेजरमेंट। ठीक है, आई थिंक इसका इंड एएस है 117, फेयर वैल्यू मेजरमेंट। ठीक है, तो ये फेयर वैल्यू से रिलेटेड है और तीनों में फेयर वैल्यू वर्ड यूज किया गया है, तो इतना तो आप गेस वर्क कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। बोलो कॉस्ट ऑफ डेट आपको निकालना है, कंबाइंड कॉस्ट ऑफ डेट। ठीक है, ये भी एफएम से रिलेटेड क्वेश्चन है। दो अलग अलग टाइप के डेट है, बस उसका प्रो डाटा आपको लेना है, जैसे आप डब्ल्यूसीसी निकालते हो वैसे ही करना है। बोलो, तो एक है 12% डेट, एक है 13% डेट। बोलो अमाउंट कितना है पहले वो बता दो, 40 लैक्स, 60 लैक्स, टोटल आएगा 100 लैक्स। वेटेज निकालो, 0.4 0.6, टोटल 1। अब मुझे बताओ कॉस्ट। बोलो आफ्टर टैक्स कॉस्ट निकालना पड़ेगा। रेट ऑफ टैक्स दिया हुआ है 30%। बोलो 12%, 1 माइनस 0.3 कितना आएगा? 12% इंटू 0.7, तो ये आएगा 8.4%। सिमिलरली 13%, 1 माइनस 0.3, बोलो 13 इंटू 0.7, ये आएगा 9.1। बस करो सॉल्व जैसे डब्ल्यूसीसी करते हो। 8.4 इंटू 0.4 वो आएगा 3.36%। 9.1 इंटू 0.6 ये आएगा 5.46। ऐड कर लो, 5.46 प्लस 3.36 ये आएगा 8.82%। ठीक है, तो दो अलग अलग डिबेंचर्स हैं, दोनों का रेट अलग है, पर दोनों का वेटेड एवरेज निकालोगे तो आपका आएगा 8.82%। क्लियर है, सिंपल है, डब्ल्यूसीसी टाइप ही है, बस दोनों डेट है और दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग होगा। ठीक है, कोई डाउट? मुझे नहीं लग रहा होगा। ठीक है, बस आफ्टर टैक्स कॉस्ट आपको निकालना है जैसे आप हर बार निकालते हो, वेट्स निकालना है, वेटेड एवरेज निकालना है, कुछ भी अलग या नया नहीं है। बढ़े आगे, आ जाओ। बोलो सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। पहला है नेट एसेट मेथड है, रेट ऑफ डिविडेंड मेथड है, रेट ऑफ अर्निंग मेथड है, दोनों का यील्ड मेथड कहते हो, और फिर है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ऐसा कोई मेथड है ही नहीं, पूरे चैप्टर में ऐसा कोई मेथड है ही नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान देना। रिस्क फ्री रेट इज 8%, रिटर्न ऑन अ ब्रॉड मार्केट इंडेक्स यानी मार्केट रिटर्न आरएम जिसको आप कहते हो 15%, एक्चुअल रिटर्न प्रोवाइडेड बाय द सिक्योरिटीज 18%। अब ये एक नई चीज दी है। ठीक है, एक्चुअल रिटर्न भी आपको दिया हुआ है कि आपका एक्चुअल रिटर्न 18% है। व्हाट मस्ट बी इट्स बीटा बाय यूजिंग सीएपीएम इफ द सिक्योरिटी इज करेक्टली प्राइस। ठीक है, अब ये क्या होता है सर? करेक्टली प्राइस का मतलब है कि आपका एक्चुअल रिटर्न इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रिटर्न। अगर आपका एक्चुअल रिटर्न और आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न सीएपीएम वाला दोनों इक्वल हैं, मतलब आप करेक्टली वैल्यूड सिक्योरिटी हो। ठीक है, मतलब ये जो एक्चुअल रिटर्न है 18%, यही आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है एज पर सीएपीएम मॉडल। तो आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया है, आरएफ दिया है, आरएम दिया है, बस आपको बीटा निकालना है। रिवर्स क्वेश्चन है। ठीक है, बोलो, तो एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू आरएफ प्लस बीटा आरएम माइनस आरएफ। ये है 18%, आरएफ है 8%, बीटा आपको निकालना है, आरएम भी दिया हुआ है 15%। ठीक है, बोलो इसको इधर भेजो, 18 माइनस 8 10 आ जाएगा, इज इक्वल टू बीटा इंटू
ब्रैकेट कितना आएगा 7%। बोलो 7 को उधर लेके जाओ, बीटा इज इक्वल टू 10% डिवाइडेड बाय 7%, कितना आएगा 10 डिवाइडेड बाय 7, वो आएगा 1.428 यानी कि 1.43 टाइम्स। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है। बस आपको यहाँ पे क्या इंटरप्रेट करना था कि सिक्योरिटी अगर करेक्टली वैल्यूड है मतलब एक्चुअल रिटर्न विल बी इक्वल टू एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर सीएपीएम मॉडल। ठीक है, लिखो सीएपीएम का क्वेश्चन है। ये लिख लेना, ये लिख लेना। करेक्टली प्राइस का मतलब है एक्चुअल रिटर्न इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड रिटर्न। बढ़े आगे, बोलो द रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न एस्टैब्लिश्ड बाय सिक्योरिटी मार्केट लाइन। सिक्योरिटी मार्केट लाइन में जो रिस्क रिटर्न है इससे क्या मतलब निकला है, इससे सीएपीएम मॉडल निकला है। ठीक है, सीएपीएम के हिसाब से, सीएपीएम का मतलब ये मॉडल है, पढ़ाई होगा आपने एफएम में। ठीक है, एफएम का पार्ट है, बाकी का देखो लेना देना भी नहीं है। अर्निंग बेस्ड मॉडल ऐसा कुछ नहीं है, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल ऐसा कुछ नहीं है, आर्बिट्राज प्राइसिंग थ्योरी तो बहुत ही अलग है, सिक्योरिटी मार्केट लाइन से रिलेटेड ही नहीं है। सिक्योरिटी मार्केट लाइन या कैपिटल मार्केट लाइन उससे क्या रिलेटेड है, सीएपीएम। ठीक है, चलिए अब है ये ट्विस्टेड क्वेश्चन, स्टार मार्क कर लो, एकदम कंसेप्ट बेस्ड है। ठीक है, सेल्फ स्टडी वालों का तो दिमाग हिल जाएगा, ध्यान दो। रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट ट्रेजरी बॉन्ड्स इज 5.5, आरएफ दिया है 5.5, एवरेज रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो आरएम 18%, बीटा दिया हुआ है 1.8। अब आपको बोला है सिक्योरिटी इज सेड टू बी ओवर प्राइस्ड, सिक्योरिटी इज सेड टू बी ओवर प्राइस्ड इफ एक्चुअल रिटर्न इज। अब पहले मुझे बताओ कि मैं कोई भी सिक्योरिटी को ओवर प्राइस्ड कब कहूंगा। अब वैल्यूएशन और रिटर्न, वैल्यूएशन और रिटर्न ऑपोजिट्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अगर कोई सिक्योरिटी रिटर्न कम दे रही है, क्यों कम दे रही है, क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा है। एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया हुआ है रिवीजन सीरीज में कि दो सिक्योरिटी हैं, आपको 10-10 रुपए कमा के दे रही हैं, एक का वैल्यू है 100, एक का वैल्यू है 200। मुझे बताओ रिटर्न निकालो परसेंटेज में, इसका रिटर्न आएगा 10% और इसका रिटर्न आएगा आपका 5%। ध्यान दे रहे हो, रिटर्न दोनों सेम कमा रहे हैं बट बिकॉज ऑफ वैल्यूएशन रेट ऑफ रिटर्न अलग आता है। तो अगर मेरा रेट ऑफ रिटर्न कम आ रहा है मतलब मेरी वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ज्यादा होगी, और अगर मेरा रिटर्न ज्यादा आ रहा है परसेंटेज में मतलब मेरी वैल्यू कम होगी। ये बस आपको समझना है। ठीक है, तो अब ओवर प्राइस्ड सिक्योरिटी कब होगी, ओवर प्राइस सिक्योरिटी कब होती है, बोलो ओवर प्राइस सिक्योरिटी कब होगी कि वो ओवर प्राइस्ड है। ओवर प्राइस क्यों है, क्योंकि उसका रिटर्न कम है। जब आपका रिटर्न कम होता है, एक्चुअल रिटर्न कम होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न से, तब माना जाएगा कि एक्चुअल प्राइस जो चल रही है मार्केट में वो ज्यादा चल रही है। एक्चुअल प्राइस जो मार्केट में चल रही है वो ज्यादा चल रही है, इसीलिए वो ओवर प्राइस्ड है। और क्यों ओवर प्राइस्ड है, क्योंकि उसका एक्चुअल रिटर्न कम है एक्सपेक्टेड रिटर्न से। ठीक है, ऐसा है। तो ये सिचुएशन आपको ओवर प्राइसिंग बताती है, एक्चुअल रिटर्न इज लेस देन एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब आपको पूछा क्या है कि एक्चुअल रिटर्न क्या होगा। अब यहां पे आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न पता ही नहीं है, आप कंपेयर कैसे करोगे। तो पहले आपको सीएपीएम का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है। बोलो एक्सपेक्टेड रिटर्न एज पर सीएपीएम इज इक्वल टू आरएफ प्लस बीटा आरएम माइनस आरएफ, सब दिया हुआ है। बोलो ब्रैकेट सॉल्व करो पहले, 18 माइनस 5.5 इंटू 1.8 प्लस 5.5, तो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है 28%। तो अगर एग्जैक्टली 28% आया तो अब देखो वही मैं समझा रहा हूं, ध्यान दो। मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न 28 है, एक्चुअल रिटर्न भी अगर 28 ही है तो इसको क्या बोलते हैं, करेक्टली वैल्यूड। जो ऊपर आया था कि आपका एक्चुअल और एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल है, देन द सिक्योरिटी इज करेक्टली वैल्यूड। ठीक है, अब अगर मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न 28 है और एक्चुअल रिटर्न है 25, तो क्या होगा, तो क्या होगा कि एक्चुअल रिटर्न इज लेस। एक्चुअल रिटर्न लेस है, क्यों एक्चुअल रिटर्न लेस होगा, क्योंकि एक्चुअल प्राइस जो मार्केट में चल रहा है वो ज्यादा होगी, ओवर प्राइस्ड होगा वो। ठीक है, तो ये आता है ओवर प्राइस्ड का सिचुएशन।
और सिमिलरली अगर मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न 28 है पर मेरा एक्चुअल रिटर्न उससे ज़्यादा है, 30% है, तो मेरा एक्चुअल रिटर्न ज़्यादा क्यों आ रहा है? क्योंकि उसकी वैल्यू का बेस जो है वो कम होगा, कम बेस पे आप निकाल रहे हो वैल्यू पे, तो इसीलिए उसका रिटर्न ज़्यादा आएगा। तो ये अंडर प्राइस्ड का सिचुएशन है, ठीक है, ये लिख लो। तो अभी आपको क्या करना है, आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है 28। अब 28 से अगर कम एक्चुअल रिटर्न निकला, 28 से कम एक्चुअल रिटर्न निकला, तब वो ओवर प्राइस्ड होगा। आए ख्याल में, ओवर प्राइस्ड ही आपको पूछा है, तो 28 से कम कौन सा ऑप्शन आ रहा है? एक ही है, 27। तो अगर आपका एक्चुअल रिटर्न 27 है तो वो ओवर प्राइस्ड सिक्योरिटी मानी जाएगी, बिकॉज एक्सपेक्टेड रिटर्न इज लेस देन द एक्चुअल रिटर्न। ठीक है, एक्चुअल रिटर्न कम है, आपको सवाल पूछना है एक्चुअल रिटर्न से, एक्चुअल रिटर्न कम है या एक्चुअल रिटर्न ज्यादा है। एक्चुअल रिटर्न कम है तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, वो ओवर प्राइस्ड होगा। एक्चुअल रिटर्न ज्यादा है मतलब उसकी वैल्यू कम होगी, वो अंडर प्राइस्ड होगा। क्लियर है? तो ये आप लिख लो, लिख लो, लिख लो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख लो। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 35 पे आ जाओ। सेम क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है, ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है। रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ठीक है, सेम ही ऑलमोस्ट रिपीट हुआ है। 5% आरएफ है, एवरेज रिटर्न है 17.5। आपको पूछा है बीटा बताओ अगर करेक्टली प्राइस्ड है, सेम, ठीक है, करेक्टली प्राइस्ड है और एक्चुअल रिटर्न कितना है? 25%। ठीक है, मतलब आप इसको एक्चुअल रिटर्न को इक्वल मानो एक्सपेक्टेड रिटर्न से। तो ये रिवर्स क्वेश्चन है, सेम है, पूरा सिमिलर है अब भी जो हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है, ये वाला 32 से सिमिलर है, 32 से 32 से सिमिलर है, ठीक है, बोलो। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ, बोलो। ये इधर लेके जाओ तो ये आएगा 20%, बीटा बोलो ये आएगा 12.5%, 12.5 को इधर लेके जाओ, बीटा इज इक्वल टू 20/12.5%, बोलो। ये आएगा 1.6 टाइम्स, ठीक है, 1.6 टाइम्स, सेम है, ऐसा मान लो रिपीट ही हुआ है, ठीक है, नंबर बदल के रिपीट हो गया, इजी है। चलो फिर है लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, वो भी रिपीट है, ठीक है, तो रिपीट हो रहे हैं भाई, एक दो देखो हो रहे हैं, काफ़ी बच्चे वही पूछते रहते हैं, एक आध तो हो रहा है, देखो हर चैप्टर में एक आध दो तो आया था, इवन एसएम में भी एक आध दो रिपीट थे, तो एक दो रिपीट हो रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। बोलो, रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न एंड सिक्योरिटी मार्केट लाइन इज CAPM मॉडल, ठीक है, रिपीट क्वेश्चन है। तो ये था सर आपका पूरा वैल्यूएशन। और एक चैप्टर 21 पे आ जाओ, शेयर बेस्ड पेमेंट्स, ठीक है, आई थिंक 2-3 ही क्वेश्चन आए हैं उसमें, आ जाओ क्वेश्चन 21, चैप्टर 21, बोलो। बहुत ही सिंपल है, 3 ही क्वेश्चन आए हैं 4 अटेम्प्ट में। बोलो, शेयर बेस्ड एम्प्लॉय बेनिफिट्स रेगुलेशन अप्लाई टू, किस पे अप्लाई होते हैं? पांचों पे, मतलब टोटल 5 स्कीमें, आपको अलग अलग नाम दिया है, सेबी में आप ये पढ़ ही रहे होंगे, आपको पता ही होगा, इसॉप्स, ESPS, SAR, एम्प्लॉय स्कीम और जनरल बेनिफिट स्कीम, ठीक है, ऐसे रिटायरमेंट बेनिफिट स्कीम, ऐसे 5 स्कीम है, पांचों पे अप्लाई होता है। और अब इस रेगुलेशन में नया क्या ऐड हो गया है? स्वेट इक्विटी शेयर अमेंडमेंट, आपको पता होगा, इसमें अब स्वेट इक्विटी रेगुलेशन भी आ गया है, और रेगुलेशन का नाम हो गया है एंड स्वेट इक्विटी रेगुलेशन 2021, ठीक है, तो वो भी इसमें हो सकता है कहीं आ जाए। फिर है SBP स्टैंड फॉर, SBP स्टैंड फॉर शेयर बेस्ड पेमेंट, ठीक है, ऐसे इजी क्वेश्चन आ चुके हैं पहले। फिर है द डेट ऑन विच कंपनी एंड एम्प्लॉय एग्री टू द टर्म्स, ये जो इसॉप का आपका एग्रीमेंट है, जो एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान है, वो डेट जिस पे आप एग्री करते हो उसको क्या कहते हैं? ग्रांट डेट। नेक्स्ट डेट तो कुछ होता नहीं, वेस्टिंग डेट भी कुछ नहीं होता, एक्सरसाइज डेट और ग्रांट डेट दो ही होता है। एक्सरसाइज डेट तो एक्सरसाइज की होती है, एग्री कब करते हो आप प्लान को? ग्रांट डेट, ठीक है। तो ये पूरा आपका हो गया सर CMA का सीरीज, ठीक है। डू गिव मी अ फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स, अगर आपने सारे वीडियोस देखे हैं
प्लीज़ डू गिव अ फीडबैक ताकि मैं आगे के लिए मोटिवेटेड रहूं और ऐसे इनिशिएटिव्स आपके लिए लेते रहूं। वीडियो लाइक ज़रूर कर देना सर, और सीरीज़ ज़रूर अपने सेल्फ स्टडी के स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना। जितने भी सेल्फ स्टडी के बच्चे देख रहे हैं सर, ये आपकी ड्यूटी है कि अपने और सेल्फ स्टडी जो दोस्त हैं आपके, उनको ज़रूर ज़रूर हेल्प करें। बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें आपको बताई हुई हैं, बोलने की ज़रूरत ही नहीं है कि कितनी फ़ायदेमंद है। तो ये आपके ऊपर है कि आप इसको कितना शेयर करते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।